जी शेयर हो रही है। ओके, सो लास्ट जो चीज़ है दैट इज बेसिकली kth मूवमेंट। बेसिकली जब हम x की पावर 1 होता है विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, दैट मीन हम बात करें फर्स्ट मूवमेंट की। जब x स्क्वायर होता है तो हम कह देते हैं सेकेंड मूवमेंट। सो ये मूवमेंट इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि ये हमें वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। लाइक अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा। सो दैट इज बेसिकली द प्रॉपर्टीज फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? जी सर। जी, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब अगर हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना, सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज दिस वन। या फिर इसको आप यूं भी कर सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरीकों से आप वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। क्लियर? यस। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट नॉर्मली क्या होता है, दैट इज दिस वन, कि जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम मतलब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में से चूज करने हैं तो हमेशा नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक्चुअल वेरिएशन को आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि ये आपको आपके उस वेरिएबल के सेम यूनिट के अंदर रिप्लाई कर रहा होता है, जबकि वेरिएंस आपको यूनिट स्क्वायर के अंदर आंसर कर रहा होता है। मसलन अगर वेरिएबल है सपोज सेकेंड्स, तो वेरिएंस जब आप रिपोर्ट कर रहे हो तो इट मीन आप सेकेंड्स में रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप सेकेंड स्क्वायर के अंदर रिपोर्ट कर रहे हो। जबकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन की जब बात कर रहे हो कि तो वो सेम सेकंड ही होगा, मीन वो सेकंड्स के अंदर ही वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। राइट? राइट सर। ओके, सो ये बेसिकली वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने वो चीज़ कैलकुलेट की। सो बेसिक फॉर्मूला क्या है वेरिएंस का, ये मीन हमें पता है ऑलरेडी। सो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के निकालना है, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करें, सिंपली ईच एक्स का हम स्क्वायर ले रहे हैं और उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ईच एक्स का स्क्वायर उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट? और देन हम ये वाला वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अच्छा। राइट? इसी तरीके से जब हम कॉन्टिन्यूस में आते हैं तो हमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो हमने एक्स स्क्वायर का एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, वो ये आ गया। सो वेरिएंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? इसका आंसर था हमारे पास 2 बाई लैम्डा स्क्वायर, और म्यू हमें पता है विच इज़ 1 ओवर लैम्डा, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया 1 ओवर लैम्डा का स्क्वायर, सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट द वेरिएंस। सो इट मीन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है वो होता है 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर, राइट? ओके, सो लास्टली हमारे पास जो है वो वेरिएंस की प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, वेरिएंस हमेशा आपका जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वेरिएंस नहीं हो सकता, राइट? ओके, अगर आपका वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कोई कांस्टेंट है तो उसका वेरिएंस हमेशा जीरो होगा। मसलन सपोज अगर कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 55555, सो इट्स अ कांस्टेंट, सो उसका वेरिएंस क्या होगा, जीरो होगा, राइट? अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके साथ कुछ कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है, तो होगा क्या, जब आप वो कांस्टेंट वेरिएंस से बाहर लेके आओगे तो उसका हमेशा स्क्वायर कर लोगे, दैट इज अ प्रॉपर्टी फॉर द वेरिएंस इनटू वेरिएंस ऑफ दैट वेरिएबल। और अगर कोई कांस्टेंट साथ में प्लस या माइनस हो रहा है तो वो जीरो हो जाएगा, सो दैट इज दिस। क्लियर? राइट। ठीक है, और ये फिर मूवमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि आप क्या करते हैं, मतलब अगर हमने सेकेंड मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, राइट? सो जो के की वैल्यू जितना आप मूवमेंट कैलकुलेट करना चाहो तो वो आप उसका कर लेते, लाइक जैसे यहाँ पे था। ठीक है, राइट। राइट? ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैं क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, जब हम सिंपल
अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो हम पढ़ रहे थे एक सिंगल रैंडम वेरिएबल को हम डील कर रहे थे. सो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि जब आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को इकट्ठा जो है वो स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हो, राइट? जी. सो वो हमारे पास क्या कहलाता है? जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि क्या जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या वो इंडिपेंडेंट नहीं है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम आगे जाके इसके डिफरेंट मेथड्स भी पढ़ेंगे कि हम वो कैसे चेक कर सकते हैं कि वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट जब हम मल्टीवेरिएट में चले जाते हैं. मल्टीवेरिएट मीन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं. सो वेरी सिंपल कि अगर हमने जॉइंट CDF लिखना है, CDF मीन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या जिसको हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते थे, तो आप क्या करते हो कि ईच वेरिएबल्स को आप सेपरेटली मेंशन कर रहे हो. सो दिस इज द कंबाइंड मेथड टू राइट द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ठीक है. जी. ये डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन लिखने का तरीका है और ये कॉन्टिन्यूस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखने का तरीका है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट? सो बिल्कुल बेसिक है, इसलिए मैं जरा थोड़ा तेज कर रहा हूँ. ओके. सो अब जब जॉइंट आ जाता है तो जॉइंट के बाद फिर हमारे पास क्या है कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि मसलन आपने दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को कंबाइंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना लिया या उसका आपने प्रोबेबिलिटी मैथ या डेंसिटी फंक्शन बना लिया है, लेकिन वहां से मुझे एक सिंगल वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करूंगा? अगर मेरे पास जॉइंट डिस्क्रीट है तो मुझे मार्जिनल फंक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x1. तो मैं क्या करूंगा, x2 की तमाम वैल्यूज को पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो बाकी फंक्शन बचेगा वो किसके लिहाज से बचेगा? x1 के लिहाज से. ऐसे ही होगा. राइट. अच्छा, मतलब x2 काम कर लेंगे सर, तो रिमेनिंग x1. बिल्कुल. इसी तरीके से अगर मुझे मार्जिनल फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन निकालना है x2 के लिहाज से, तो मैं x1 की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा तो वो x2 का मेरे पास आ जाएगा फंक्शन, राइट? सो इसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो भी हमारे पास सेम डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई होती है, राइट? और कॉन्टिन्यूस में लिखने का तरीकाकार ये है. ठीक है जी. ओके. अब जो इंडिपेंडेंस चेक करने का तरीकाकार है, देयर इज अ टू वे, राइट? अगर मसलन हम क्या कर सकते हैं, हम या तो कोवेरिएंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है, या हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर लें. दोनों हमें ये चीज बता सकते हैं कि वेदर ट्रू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, राइट? जबकि दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कोवेरिएंस है ये यूनिट डिपेंडेंट है, जबकि कोरिलेशन जो है वो यूनिट डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. अगर कोवेरिएंस का आंसर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन सेम है, या तो दोनों के दोनों इंक्रीज कर रहे हैं या दोनों के दोनों डिक्रीज कर रहे हैं. अगर आपके पास आंसर लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. और अगर कोवेरिएंस की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, अगर कोवेरिएंस वैल्यू 0 है, इट मीन बोथ आर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, और अगर 0 नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है. क्लियर? सेम यही चीज हमारे पास कोरिलेशन पे अप्लाई होती है. डिफरेंस दोनों में क्या बताया मैंने कि कोवेरिएंस और कोरिलेशन में, कि कोवेरिएंस यूनिट डिपेंडेंट है जबकि कोरिलेशन यूनिट डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. सो ये आपको रेशो की सेंस में आंसर करता है, वो इसके फॉर्मूला से भी हमें रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट? सो इसका जी जी कोरिलेशन की कोई एग्जांपल? कोवेरिएंस मसलन फॉर एग्जांपल आप दो वेरिएबल स्टडी कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू के जी कस्टमर्स का वेटिंग टाइम और कस्टमर का अराइवल टाइम, कि इनके दरमियान कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है. कि क्या ये दोनों भी, हाँ बिल्कुल, कोरिलेशन और कोवेरिएंस दोनों. ठीक है. कि वेटिंग टाइम और अराइवल टाइम का आपस के दरमियान कोई रिलेशनशिप है. ऐसा है कि कस्टमर जितना देर से आते हैं उनके दरमियानी जो
अराइवल है, जितना देर से आएगा वेटिंग टाइम उतना कम होगा, ठीक है। अराइवल टाइम जितना दरमियान में कम होता चला जाएगा, आपका वेटिंग टाइम उतना इंक्रीज करता चला जाएगा। सो हम बेसिकली ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्या वेटिंग टाइम और अराइवल टाइम के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। क्लियर? तो आप आइदर कोवेरियंस कैलकुलेट कर सकते हो, आइदर आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों आपको सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि कोवेरियंस यूनिट डिपेंडेंट है। यूनिट डिपेंडेंट से क्या मुराद है कि मसलन जो दो वेरिएबल्स का आपने यूनिट लिया हुआ है वो सेकंड्स लिया हुआ है या मिनट्स लिया हुआ है, तो आपको कोवेरियंस उसी यूनिट के अंदर रिप्लाई करेगा, ठीक है। जबकि कोरिलेशन जो है वो यूनिट इंडिपेंडेंट है, ये आपको पॉइंट्स के अंदर आंसर देगा जिसका आंसर -1 से +1 के दरमियान आएगा, ठीक है, राइट। सो इंटरप्रिटेशन दोनों की सेम है। इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर कोवेरियंस की वैल्यू या कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, ठीक है, कोरिलेशन को हम 0 कहते हैं, या कोवेरियंस 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। बट अगर कोवेरियंस ग्रेटर देन 0 आ जाए, दैट मीन दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, या एक के डिक्रीज करने से दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है, राइट। और अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि एक की इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज कर रहा है। सो बेसिकली दे हैव द इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। सेम चीज अप्लाई होती है फॉर कोरिलेशन कि अगर ये r इज ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मीन डायरेक्ट रिलेशनशिप है। r इज लेस देन 1 है तो इट मीन इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। ओके, सो इंडिपेंडेंट, सो अगर हमने इंडिपेंडेंस हमने कहा कि अगर वो x1 और x2 इंडिपेंडेंट हैं तो देन उनका जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों को अलग-अलग से लिखकर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। Nice. सो हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी में भी यही पढ़ा था कि अगर a इंटरसेक्शन b की आपने कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है और a और b दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कि इंडिपेंडेंस का सिमुलेशन के अंदर रोल क्या है, ठीक है। ऑफ कोर्स कि जब हम इनपुट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम ये अज्यूम करके चल रहे होते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो तमाम की तमाम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, राइट। Right. बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं? यस दे कैन, ठीक है, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। जैसे मसलन कस्टमर के अराइवल का अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर कस्टमर जो है वो 7 बजे पहला कस्टमर आया है तो सेकंड कस्टमर जो है दैट इज कि वो जब आएगा वो कितने बजे आएगा, क्या वो पहले कस्टमर के टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इस सेंस में वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो वेटिंग टाइम है, अगर हम वेटिंग टाइम को देखा जाए तो वेटिंग टाइम जो सेकंड कस्टमर का वेटिंग टाइम है वो डिपेंड कर रहा है पहले कस्टमर के सर्विस टाइम के ऊपर या वेटिंग टाइम के ऊपर। इज इट क्लियर? जी। ठीक है, सो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, तो आपका वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और वो डिपेंडेंट भी हो सकता है। सो फिलहाल हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट को ले रहे हैं, अगर वो डिपेंडेंट होगा तो उसको कैसे डील करना है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। क्लियर? इंडिपेंडेंट जो है वो इंटर अराइवल टाइम है। बिल्कुल, इंटर अराइवल को आप इंडिपेंडेंट ले सकते हो, लेकिन जब आप वेटिंग टाइम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सो वो डिपेंड करता है प्रीवियस के ऊपर, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे जो है वो हम कुछ सिंपल कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कशन कर रहे हैं। सो फिलहाल मैं सिर्फ 3 डिस्ट्रीब्यूशन का हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जिनको हम डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, सो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्मल, काई स्क्वायर और टी डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली हम ये बात करेंगे, सो जो मीन है दैट इज द नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके पास हो, हाउ वी कैन
फाइंड आउट कि जी नॉर्मल से हम अकाई स्क्वायर में मीन इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, नॉर्मल और अकाई स्क्वायर का टी डिस्ट्रीब्यूशन से आपस में ताल्लुक क्या है। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये होता है कि आप स्टार्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे हो तो लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगर हम उस वेरिएबल के साथ कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाएं या परफॉर्म करें तो उससे हम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? जी हेलो? जी जी सर, हेलो। ठीक है जी जी। मैं ये कह रहा हूँ ये इस चीज़ को हमेशा जो है वो याद रखिएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मल है तो आप एक डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस जनरेट कर सकते हो। मीन उन इन डिस्ट्रीब्यूशंस का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। वैसे मैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगा तो वो काई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप करूंगा तो वो टी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। सो आज हम इन तीनों को आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। सो फिलहाल मैं ले रहा हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है। तो ये सीडीएफ पे इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तीनों? किस में? सीडीएफ पे मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक एग्जांपल नहीं है। नहीं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं, ये अब हम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेंसिटी फंक्शंस को डील कर रहे हैं। आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बना सकते हो। ओके ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप कैसे बना सकते हो। ओके सो हमारे पास क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? सो दैट इज बेसिकली अ बेल कर्व। ठीक है जी, जिसके दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसमें मीन क्या होता है, दैट इज योर लोकेशनल पैरामीटर, मीन सेंटर पॉइंट होता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी इस कर्व की स्प्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना हाई होगा ये उतनी ज़्यादा वाइडर होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा ये इसकी स्प्रेड उतनी कम होती चली जाएगी। राइट? राइट। ठीक है, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, जबकि एक्सपोनेंशियल में हमने क्या पढ़ा था, क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, सो इट मीन एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान होती है। राइट? राइट। अगर मुझे इस नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, इस एफ ऑफ एक्स को। क्लियर? जी सर। सो अगर जब जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा, उसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये मेरे पास नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन के क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। क्लियर? ठीक है, डेंसिटी फंक्शन राइट? no, density function is this one, distribution function is this one, this is a distribution function. Right? ठीक है, ओके सो ये बेसिकली अब हम क्या ले रहे हैं कि अब हमके पास एक चीज याद रखिएगा कि नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन का जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा वो क्लोज फॉर्म नहीं आ सकता, मीन वो ओपन एंडेड होगा। राइट? इसको क्लोज फॉर्म में नहीं लिख सकते। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है। बिल्कुल, सो क्लोज फॉर्म का तो पता ना क्लोज फॉर्म क्या होती है। जी जी। ठीक है ना, सो ये ओपन एंडेड होगा हमेशा। हमारा आपको पता है क्लोज फॉर्म क्या होती है? यस सर। जी जी। ओके ओके सो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स थे वो क्या थे, म्यू और वेरिएंस। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती है टू कन्वर्ट द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इनटू द मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस। क्लियर? डिफरेंस ये है कि ऑब्वियसली पैरामीटर इसके भी मीन और वेरिएंस ही होते हैं, बट नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल के अंदर जो मीन है वो हमेशा 0 और वेरिएंस हमेशा 1 होता है। ठीक है, आपने
आपने देखा भी होगा कि जितने भी टेबल्स आपको मिलते हैं, मसलन जब आप नॉर्मल की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हो तो वो हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल ज़्यादातर नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसी की मदद से हम दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. इज इट क्लियर अबाउट नॉर्मल? जी ठीक है, ओके. अब हम आ जाते हैं, नंबर 1 पॉइंट क्या है, वो ये कह रहा है कि अगर x जो है कोई भी रैंडम वेरिएबल है, सॉरी y जो है वो कोई भी रैंडम वेरिएबल्स है, राइट? मसलन y1 एक रैंडम वेरिएबल है, y2 एक रैंडम वेरिएबल है, yn एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है. जी अगर आप उन तमाम के तमाम रैंडम वेरिएबल्स को सम करो, हमारे पास जो रिजल्टिंग वेरिएबल x आता है, ठीक है, x आएगा. और अब अगर मैं इस n को, मीन इन नंबर ऑफ n's को इंक्रीज करता चला जाऊं, तो ये जो है अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट थ्योरम, सेंटर लिमिट थ्योरम, आपका जो x है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ठीक है. राइट. ओके, इसको जरा हजम इस तरीके से किया जा सकता है. मसलन आप क्या करते हो, मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ. y1 क्या है, आप क्या करते हो कि आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हो, आपने 100 टाइम कॉइन को टॉस किया और आप हेड की प्रोबेबिलिटीज लेते चले जाते हो, ठीक है. और आप उसका हिस्टोग्राम बनाते हो और उसका कुछ हिस्टोग्राम इस तरह का बनता है, सपोज, ठीक है. जी ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना. इज इट नॉर्मल? नो. नो. ठीक है, फिर मैं एक और लेता हूँ, सेकेंड टाइम मैं इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता हूँ और मेरे पास कुछ ग्राफ यू बन जाता है, ठीक है. अब वो कहते हैं कि अगर आप y1 y2 अप टू n इनको अगर आप रिपीट करते रहो तो कलेक्टिवली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होगी, राइट. ठीक है. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक और जो चीज आ जाती है, दैट इज दिस टर्म IID, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर, बेसिकली टर्म है IID. सो मोस्टली जो लोग हैं वो कहते हैं इज द वेरिएबल इज IID मीन इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड. इंडिपेंडेंट से मुराद है कि वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इन y1 y2 y3 ये डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होने चाहिए, नंबर 1. नंबर 2 जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए. आइडेंटिकल मीन सेम मिशन प्रोसेस को वो रिप्रेजेंट कर रहे हो या सेम डिस्ट्रीब्यूशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हो. क्लियर? ठीक. ठीक है. और फिर अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो और अप टू n टाइम करो तो सेंटर लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंगली वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा. क्लियर? ठीक. जी. ओके, सो द मॉरल ऑफ स्टोरी क्या आ गया कि जी हमारे पास अगर हम x जो है वो सम ऑफ n लार्ज नंबर ऑफ एनी अदर रैंडम वेरिएबल्स को कर रहे हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली मॉडल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है. राइट. इस बात की समझ आई है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये क्या है सेंटर लिमिट थ्योरम? जी सर, के मतलब हम प्लॉट करते रहे तो जी जी. बिल्कुल. सो बेसिकली वो हमें ये बताना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उन तमाम को जब जमा करोगे और वो n लार्ज नंबर होगा तो वो बेसिकली आपका अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बना रहा होगा. दैट इज बेसिकली अ सेंटर लिमिट थ्योरम. राइट. जी जी. मीन और वेरिएंस का आपस में कोई लिंक होता है कि मीन जितना हाई होगा वेरिएंस उतनी कम होगी? नहीं 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 नहीं. जो मीन है बेसिकली ये आपके सिंपल सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जी. ठीक है. जबकि जो वेरिएंस होता है वो बेसिकली आपके इस कर्व की स्प्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है. वेरिएंस जितना हाई होगा ये कर्व उतनी फ्लैटर होगी और उतनी वाइडर होगी, ठीक है. वेरिएंस जितना कम होगा इट मींस आपकी कर्व उतनी पीक पकड़ेगी और उतनी ही थिकर होती चली जाएगी टुवर्ड्स द मीन वैल्यू,
ठीक है। आगे जाके जब हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डेंसिटी फंक्शन को जब आप मॉडल कर रहे होते हो ना तो उसमें 3 मेन पैरामीटर होते हैं, लेकिन फिलहाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उनमें से 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 को यूज करती है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 1 को यूज करती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन 2 को यूज करती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के तीनों को यूज करती हैं। ठीक है, वो 3 पैरामीटर क्या है? एक होते हैं, पैरामीटर्स ये हाँ, मसलन हर डेंसिटी फंक्शन के कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या है? लैम्डा, दैट इज मीन वैल्यू। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसका और सेकंड पैरामीटर नहीं है, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, वन इज मीन वैल्यू एंड अदर इज वेरिएंस। ठीक है, सो हम कुछ डेंसिटी फंक्शंस ऐसे भी देखेंगे, कुछ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऐसे भी देखेंगे जिनमें मीन भी होता है, मीन लोकेशन पैरामीटर भी होगा, स्प्रेड पैरामीटर भी होगा जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, और एक स्केल पैरामीटर भी होता है। बहरहाल वो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, जी ठीक है। ओके, एक और चीज, ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल अभी आज से ऑनवर्ड हम बेसिकली ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो एग्जिस्ट कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन उनको हम स्टडी कर रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि आप लोगों को इन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के मतलब ये कैसे बिहेव करती हैं, इनका ग्राफ कैसा होता है, इनका डेंसिटी फंक्शन कैसा होता है, इनका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा होता है, इसकी रेंज क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हो सिमुलेशन में, राइट? राइट। नहीं, सो वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल जिसको हम स्टडी करें, सो हमने कहा जी इसकी रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक्स अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को z, z क्या? स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ये सिंपल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो अगर x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद दीज पैरामीटर तो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के जो है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट विद मीन 0 वेरिएंस 1, राइट? राइट। सो अब हम करते हैं कि अगर हमारे पास n इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं, मीन x1 भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x2 भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, n भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? लाइक दिस। सो इट मीन x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn is normally distributed with mean of this plus mean of this plus mean of this would be equal to this, variance of this plus variance of this plus variance of this equal to this. Clear? यस। ठीक है, बाकी ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि जी ये इंडिपेंडेंट हैं, मीन और वेरिएंस दे आर इंडिपेंडेंट। सेकेंडली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब कि मीन -1 सिग्मा और मीन +1 सिग्मा इस रेंज के दरमियान कितने परसेंट एरिया लाई कर रहा था? 68%, जबकि 2 के दरमियान 95%, जबकि 3 के दरमियान 93%। दिस इज द रूल ऑफ थंब। ठीक है ना? 68% का क्या मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि कोई एक वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और हम अगर मीन ±1 सिग्मा लेते हैं तो उस रेंज के अंदर उस वेरिएबल की 68% वैल्यूज लाई कर रही होंगी। क्लियर? राइट। ओके। तो ये 6 सिग्मा तो हम इंप्लीमेंट करते हैं इंडस्ट्री हम्म। एरर को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, वेरिएंस को। बिल्कुल, वेरिएंस को रिड्यूस करने के लिए कर रहे होते हैं। उसमें लाइक जैसे ये होता है ना मीन प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है? जी सिग्मा। ठीक है ना? ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस मैं बना रहा हूँ। अब ये जो बेसिकली 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा हम कह रहे हैं, सो बेसिकली वो ये जी की वैल्यू है, राइट?
ठीक है। सो सिक्स सिग्मा के अंदर हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसी z को हम बढ़ाते हैं, 3 की बजाय फिर हम क्या कर देते हैं 4 5 6, ठीक है। सो द बेसिक एलिमेंट क्या होता है, बेसिक एलिमेंट क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये z की वैल्यू के जी ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6। आप अगर अपने इस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को रिड्यूस करो, ये ऑटोमेटिकली z जो है वो इंक्रीज करेगा। राइट। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन को इंक्रीज करेंगे तो जी इंक्रीज करेगा, नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिक्रीज करोगे तो z इंक्रीज डिक्रीज। करे। ठीक है। ठीक ठीक। सर ये सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये पूछना था कि हम्म, सिक्स हम्म, सिग्मा हम कहते हैं जी, हमने सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट किया अपनी इंडस्ट्री में, तो सिक्स तक अगर जाएं तो बेल कर्व तो बहुत ज्यादा वो हमारा मतलब है नहीं ना? बच्चे हमेशा याद रखो, जब भी ये सिक्स सिग्मा में अक्सर लोग ये कंफ्यूज होते हैं। मसलन जी जी मैं आपने जब भी सिक्स सिग्मा को देखना हो तो हमेशा ऐसे देखा करो, सपोज एक प्रोसेस है जिसका म्यू है आपके पास 3, ठीक है। ठीक है। आपका म्यू 2 भी सपोज 3 है, एक ही प्रोसेस है लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू सेम है, जी जी ठीक है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम उसका सिग्मा लिया तो उसका फर्स्ट टाइम सिग्मा था 2। जी जब मैंने कुछ प्रोसेस को अपने को इम्प्रूव किया, अब मेरा सिग्मा हो गया 1, ठीक है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आप जरा रेंज कैलकुलेट करो। कौन सी रेंज कैलकुलेट करो, म्यू प्लस माइनस, आपके पास सपोज मैं 3 सिग्मा की रेंज कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा की रेंज कैलकुलेट करता हूँ, और म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा की रेंज कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, ये आ जाएगा जी 1 से लेके 5 तक, 5। ठीक है। इसके लिए सेकंड के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, सो -1 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, ये 7 तक, यस, 7 यस। ठीक है। ओके, जब हम 3 की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 3 और 6 -3 से लेके 9 तक, ये रेंज बन गई, राइट। अब यही काम जो है वो आप इसके लिए करो। जब हम यहाँ पे आते हैं तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं, मेरे पास जब सिग्मा 1 हो गया तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है जी 2 से लेके 4, राइट। ओके, जब मैं 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ तो 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 1 2, ये आ जाएगा जी 1 और 5, ठीक है। जब मैं 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 0 और 6, राइट। अब एक चीज नोट करो, यहाँ पे रेंज क्या है 1 से 5, ठीक है। सिग्मा लेवल क्या है 1 1, यहाँ पे रेंज क्या है 1 से 5 ही है, सिग्मा लेवल क्या है 2। सो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्रीज करने से सिग्मा लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, राइट। बिल्कुल सही। समझ आई। स्टैंडर्ड डेविएशन जी। इंक्रीज करने से? हाँ जी, आपका जैसे बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्रीज कैसे होता है कि आपने प्रोसेस अपना इम्प्रूव कर लिया, मीन वेरिएशन अब कम आ रही है। सो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्रीज हुआ आपका सिग्मा लेवल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाएगा, राइट। ठीक है जी। सिग्मा एंड ओके, ओके, वेरिएंस हम सिग्मा को कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नहीं, बेसिकली याद रखो, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपल सिग्मा। जब हम बात वेरिएशन की बात करते हैं तो वेरिएशन को आप वेरिएंस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो,
वेरिएशन को आप सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब आप वेरिएशन को कंप्यूट आउट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंस, इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअल यूनिट में आंसर नहीं दे रहे हो, आप यूनिट स्क्वायर में आंसर दे रहे हो। क्लियर? लेकिन जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर वो वेरिएशन बताते हो तो इट मीन आप एक्चुअल यूनिट के अंदर आंसर बता रहे हो। अब क्लियर हो गया? जी जी सर, वो मतलब काफी दफा मैंने सिक्स सिग्मा पे सर्च किया लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये तो बेल कर्व फैल रहा है, तो लोग कहते हैं सिक्स सिग्मा अचीव करना है, हाँ। कंपनी में एरर रिड्यूस होता है। हाँ बिल्कुल, बेसिकली वो उसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि आप सेम को जब आप मीन कांस्टेंट रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन एक दफ़ा आप ज़्यादा और एक दफ़ा कम करके अगर आप लिमिट्स कैलकुलेट करो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि सिग्मा के रिड्यूस करने से सिग्मा लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। ओके ओके जी। सो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, अकाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो बेसिकली अकाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरली दो पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, वैसे और भी इसके हैं, लेकिन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज कि हम अकाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करते हैं फॉर गुडनेस ऑफ इट, ठीक है ना, गुडनेस ऑफ इट, कि हमने ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस पर्टिकुलर डाटा के लिए अच्छी भी है या नहीं, राइट? ठीक है, गुडनेस ऑफ इट। मसलन हम आगे जाके ये टेस्ट दोबारा पढ़ेंगे काई स्क्वायर का, कि जिसमें हम ये करेंगे कि ओके ये अगर डाटा है तो क्या ये डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, मीन काई स्क्वायर टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से हमने अगर ये देखना हो कि जो वेरिएंस की जो वैल्यू है, जैसे हमने वेरिएंस को टेस्ट करना है, जैसे मीन को टेस्ट करने के डिफरेंट टेस्ट है, इस तरीके से वेरिएंस को टेस्ट करने का वन ऑफ द टेस्ट इज द अकाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक। ओके। अब अकाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव करते हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मराद है कि अगर आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, वो कहते हैं कि अगर z1 z2 zk, अगर हमारे पास k डिफरेंट इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं और उन तमाम के तमाम रैंडम वेरिएबल्स का अगर मैं स्क्वायर कर लूँ और उनको जमा कर लूँ तो मेरे पास जो रिजल्टिंग वेरिएबल होगा वो अकाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होगा, जिसकी शक्ल कुछ ये होगी। ठीक है जी, ठीक है, ओके। सो अब इसका जो फंक्शन है ये कोई डेंजरस सा फंक्शन है, इसको छोड़ो, ठीक है। सो ये इसका फंक्शन है बेसिकली के आपकी वो वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। सो बेसिक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है इसका कि जी इसका मीन और वेरिएंस क्या है, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द काई स्क्वायर इज दैट इज दिस वन, कि अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं, के स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं, अगर हम तमाम के तमाम रैंडम वेरिएबल्स का स्क्वायर कर लें और उनको सम कर लें तो वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर देगा। ठीक है जी, ओके। सो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप जरा गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो मैं इसके ऊपर वो नहीं कर रहा, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है कि अब वो ये कहते हैं कि अगर z जो है, ये इसका फॉर्मूला है, z अगर है जी स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है, z स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को फॉलो कर रहा हो, राइट, जबकि जो u है वो अकाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। ठीक। और k जो है वो अगेन दैट इज बेसिकली द डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, जो वैल्यूज हम ले रहे हैं अगर हो तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की बेसिस के ऊपर हम जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या था, हमने पहले पढ़ा
कि अगर आपके पास z